अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज़ आजिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आज़ा के हवाले से। इंसानी आज़ा जो अतिया किए जाते हैं ज़िंदगी में या बाद अज़ मर्ग, कितनी ये अहम बात है ज़िंदगी के लिए, किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए, और कितनी ज़िंदगियाँ इस प्रोसेस से बचाई जा सकती हैं। मैं आज के प्रोग्राम में इस ताल्लुक़ से बात करूँगा, और ये अमल कितना इस्लामी है और कितना इनकरेजिंग है। इस्लाम कितना इसको इनकरेज करता है कि अगर किसी की ज़िंदगी आपके किसी अमल से बच जाए तो इसके लिए इस्लाम ने आपके लिए क्या सवाब रखा है। और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो किन बुनियादों पे इसकी मुखालफत करते हैं कि कोई इंसान जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है उसके कोई आज़ा अगर निकाले जाएँ ऑपरेशन करके और दूसरों को लगाए जाएँ तो वो किस हद तक एक दुरुस्त अमल है। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं इस पे भी बात करूंगा कि आज़ा की फ़रोख्त का जो एक काम पाकिस्तान में होता है, ख़ास तौर से पंजाब के कुछ एरियाज़ में इस तरह का काम होता है, रेगुलरली होता है कि लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं और दूसरे दिन उनको पता चलता है कि उनका गुर्दा गायब हो गया। और कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जिन्होंने खुद ये काम किया हुआ है, अपने कर्ज़े उतारने के लिए अपने गुर्दे बेचते हैं वो, और उसके बाद वो अपने कर्ज़े उतारते हैं या नहीं उतार पाते, ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन वो ये काम बहरहाल करते हैं। तो पूरे गांव इस काम में मुलविस पाए गए हैं। माजी में कुछ रिपोर्टें ऐसी टेलीविज़न पे भी चली हैं। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात हो सके। यकीनन एक ऐसा मौजू है कि इसमें एक प्रोग्राम में मैं सारी बातें नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम किए जाते रहें ताकि अवेयरनेस लोगों में पैदा हो। मेरे आज के मेहमान इस सब्जेक्ट पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहताज साहब। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं और इस हवाले से बहुत काम किया है आपने कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है और इस्लाम की क्या तालीमात हैं कि क्या अपने आज़ा इंसान दूसरे को डोनेट कर सकता है कि नहीं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुदस्सिर लईक। डॉक्टर मुदस्सिर लईक का ताल्लुक़ SIUT से है और वहाँ पर आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। इनसे पूछता हूँ मैं कि क्या तिब्बी ज़रूरियात होती हैं किसी के आज़ा को निकालने की और फिर कितना वक्त में उसको लगाया जा सकता है। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सिराज अमजदी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी राय है। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, तीनों मेहमानों का तशरीफ़ लाने का। मौलाना साहब, डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ। सर ये बताइए कि कुछ लोग, कुछ जो सोसाइटी के हलक़े हैं इसकी मुखालफत करते हैं कि इंसानी आज़ा उसके मरने के बाद नहीं निकाले जा सकते, इस्लाम या दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। किस हद तक ये बात सही है और इस हवाले से आपकी क्या राय है और मजमूई तौर पर मसालिक की क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ा को एतिया करने के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल व आसार हम लोगों से पाते हैं और देखते हैं, और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों की कुछ उसमें ज़ाती आरा भी हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इस्लाम जो हमारा दीन है वो हमारी इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है और किस हद तक हम किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं एतिया आज़ा के ज़रिए से, तो बुनियादी तौर पर यह मसला जिस बात से ताल्लुक़ रखता है वो है फ़लाह इंसानियत और इंसानी हमदर्दी। तो किसी के लिए ईसार करना, किसी के साथ हमदर्दी करना, किसी की जान बचाने की कोशिश करना, ये बुनियादी फैक्टर है इसमें जिसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं कि जो मुख्तलिफ़ मसालिक हैं, क्या उनमें इस राय पर तजाद है किसी सतह पर कि कोई मसलक कुछ कह रहा हो, कोई मसलक कुछ कह रहा हो, कि कुछ कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, अतिया कर सकते हैं, दूसरा कह रहा हो नहीं, ऐसा कुछ है आपके ख्याल में मसालिक में? बुनियादी बात तो यह है कि इस बात पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसानी जान बचाना जो है वह फ़र्ज़ है, और उसकी दलील कुरान हकीम में मौजूद है कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिस किसी ने फ़साद फैलाते हुए या बग़ैर किसी वजह के किसी को कत्ल किया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो इस पर तो सबका इत्तेफाक। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं कि इसमें मसले के हवाले से कोई इख्तलाफ है, तो बुनियादी तौर पर बैनुल मसालिक कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हर मसलक में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तफ़हीम ये है कि तकरीमी इंसानियत के पेश नज़र
किसी के आज़ा निकालना और किसी दूसरे को लगाना या इंसान का अपने आज़ा किसी को एतिया करना तकरीबन इंसानियत के ख़िलाफ़ है। एक बात। दूसरी बात ये कही जाती है इंडिविजुअल राय है, ज़ाती सतह पर राय। जी हाँ। दूसरी राय इसमें यह है बाज़ उलमा की, वो ये कहते हैं कि जब कोई आदमी अपने आज़ा एतिया करता है तो एतिया वो चीज़ की जाती है जिसका वो मालिक हो। तो इंसान अपनी इस बॉडी का, अपने इन आज़ा का मालिक नहीं है, इसका मालिक तो अल्लाह ताला है। तो इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने आज़ा जो है वो किसी को दे सके। इसमें ये इजमा क्या है, उलमा का इजमा क्या है, किस बात पे वो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये बिल्कुल किया जा सकता है? देखिए, आज के दौर में किसी बात पर कुल्ली इजमा तो नहीं हो सकता, इसलिए कि आप देखें दुनिया ग्लोब जो है बड़ा वसी है और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ मसालिक के मकतबात फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, उलमाए किराम, और मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से, सेमिनार्स के ज़रिए से जो चीज़ें निकल के हम तक पहुँची हैं और आती रहती हैं, और पाकिस्तान में भी इवन जो है कसरत के साथ जिस बात पर लोगों का इत्तेफाक है वो ये है कि आज़ा एतिया किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे बुनियादी तौर पर इंसानों की जान बचाना मकसूद है। हमने शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें हमने 250 उलमा और 250 डॉक्टर्स को इनवाइट किया था। अच्छा, और ये उलमा मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के, जिसमें शिया हज़रात भी, अहले सुन्नत के दोनों मकातब फ़िक्र, बरेलवी और देवबंदी, और अहले हदीस मकतब फ़िक्र के लोग भी, तो तमाम मकातब, जमात इस्लामी की साइड से भी कुछ लोगों को भी जो ज़रा लिबरल ख़यालात के मालिक भी हैं और इस्लाम की तरफ भी जिनका वो है, तो हमने हर तरह के लोगों को उसमें इन्वाइट किया था। हर तरह से मुराद उलमा को, स्कॉलर्स को, फिर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को। तो हमने उनके माबैन जब ये ब्रिज करने का काम किया ताकि ये मसला निखर कर सामने आए, तो हम तो इस नतीजे पे पहुँचे कि एक कंसेंसस वहाँ डेवलप हो गया था कि एतिया करना जो है वो बाद अज़ मर्ग भी जायज़ है, और अपनी ज़िंदगी में अगर अपना कोई उज़्व किसी को देता है बशर्ते को एतिया ही हो, वो डोनेट ही किया जा रहा हो, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त ना हो रही हो, तो ऐसा करना इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए चूँकि ज़रूरी है तो इसका जवाज़ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर मुदस्सिर, आप ये फरमाइए कि इंसानी आज़ा कौन कौन से आज़ा ऐसे हैं कि जो इस काबिल होते हैं मरने के बाद भी इंसान के, कि जो दूसरे को दिए जा सकते हैं, अतिया किए जा सकते हैं, या किसी भी शक्ल में दूसरे मरीज़ के लगाए जा सकते हैं? मैं आपके इस सवाल की तरफ आने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में 1.5 लाख लोग सालाना मर रहे हैं आज़ा के ना फेलियर की वजह से। आज़ा के फेलियर, जिसमें जिगर की फेलियर की वजह से, गुर्दे के फेलियर की वजह से, और दिल के फेलियर की वजह से, फेफड़ों के फेलियर की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा कौमी मसला बन चुका है इस वक्त। आज़ा कौन सी दे सकते हैं, इसमें हम अपने दिमाग के अलावा तकरीबन तमाम आज़ा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कोई शख्स जिसकी ब्रेन डेथ हो जाए और वेंटिलेटर पे हो, उसके आज़ा मरने के बाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी ये जो आप कह रहे हैं कि आंतें भी इस्तेमाल हो जाएंगी, बिल्कुल, दिल भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये क्या पॉसिबल है? दिल भी इस्तेमाल हो जाएगा, आंखें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, फेफड़े भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हड्डियाँ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा। लबलबा, जिससे कि अगर वो ट्रांसप्लांट हो जाए तो डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। गुर्दे इस्तेमाल हो सकते हैं। बोन मैरो, लबलबा भी ट्रांसप्लांट हो जाता है? हो रहा है दुनिया में। पाकिस्तान में हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान में अभी नहीं हो रहा। तो इसमें से कितने जो आज़ा हैं वो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में गुर्दे और जिगर के अलावा कुछ ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, हड्डियों और गूदा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें डोनर्स कितने हैं आपके ख्याल में, जो अस खुद ये चाहते हैं कि बाद अज़ मर्ग भी सही उनके आज़ा जो है अगर इस्तेमाल को करना चाहिए या उससे किसी इंसान को फ़ायदा हो रहा है, तो कितने डोनर अस खुद आते हैं आपकी तरफ? देखिए, हम अगर कोई सेमिनार अरेंज करते हैं, कोई सिम्पोजियम अरेंज करते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जा रहे हैं इसके लिए, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के सर्कल्स में जा रहे हैं, वहाँ हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद हमारा अच्छा रिस्पांस है। जो हमारे पास प्लेज हुए हैं इस वक्त मोर देन 1000 लोग हैं जो कि प्लेज कर चुके हैं, जिसमें कि हमारी सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, जिसमें से मैं नाम लूँगा अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी प्लेज किया, और बड़े बड़े लोगों ने भी प्लेज कर चुके हैं इसमें डोनेशन के लिए। अच्छा, इसमें बड़े बड़े सवालात हैं कि अगर किसी को कोई मोहलिक बीमारी है, चलिए कह लीजिए कि उसको डायबिटीज़ ही है, तो क्या वो किसी को पेशेंट को दे सकता है, कोई अपने कुछ आज़ा डोनेट कर सकता है? जी, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। मसलन अगर किसी को शुगर है और शुगर इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है कि उसके गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, जिसको हम आम इस्तिलाह में मेडिकल टर्म में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो वो इंसान अपने उसके गुर्दे नहीं लिए जा सकते। लेकिन और आज़ा तो लिए जा लेकिन और आज़ा लिए जा सकते हैं। मसलन उसकी आंतें ली जा सकती हैं, उसका जिगर लिया जा सकता है, उसका और आज़ा भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कहना बहुत
मुश्किल है किसी एक को ये कहना कि ये इंसान नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई सेप्सिस है यानी इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में फैला हुआ है किसी शख्स का, या किसी शख्स को कैंसर है जो कि जिस्म में फैल चुका है, उसके आज़ा नहीं लिए। सिराज अमजदी साहब, सर ये बताइए कि मीडिया इस अवेयरनेस में क्या किरदार अदा कर रहा है और क्या किरदार अदा करना चाहिए कि लोगों को पता तो चले कि अभी जैसे ये कन्फ्यूजन मौजूद है कि कुछ लोग ये कहते हैं अपनी सतह पर कि भाई ये अमल ठीक नहीं है, लेकिन उलमा का बेशतर उलमा का इस बात पे एक इत्तेफाक है कि ये अमल ठीक है। तो मीडिया को क्या किरदार आपके ख्याल में अदा करना चाहिए? मैं इस सिलसिले में अपने मुशाहदात और तजर्बे की रोशनी में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हेल्थ रिपोर्टिंग मुल्क में बाकायदगी से नहीं हो रही है। ख़ुद हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये मसला है कि वहाँ मौज़ूआती सहाफ़त के बजाय शिफ्ट के हिसाब से मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ़ अवकात के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर इस हसास नौइयत के जब वो इवेंट कवर कर रहे होते हैं तो उन बेचारों को इसकी बुनियादी तारीफ़ का भी इल्म नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि तिब्बी रिपोर्टिंग के लिए अभी हमारे यहाँ ज़रूरत है कि तकनीकी और फ़नी बुनियादों के ऊपर हमारे जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं उनकी भी तरबियत की जाए और उनको भी अवेयरनेस दी जाए। और जब तक ये काम नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि मीडिया कोई अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो मजहबी जमातें भी अपने आप को कहती हैं, आपके ख़्याल में क्या इन जमातों को इस हवाले से कोई किरदार अदा करना चाहिए और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस हवाले से कोई किरदार अदा कर रही है जो उसको करना चाहिए? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक ऐसा आईनी इदारा है जिसको जो फ़राइज़ तफ़वीज़ किए गए हैं वो आइन में बयान कर दिए गए हैं। तो उसके पास जब कोई क्वेश्चन किसी असम्बली से या सेनेट से या प्रेसिडेंट से या गवर्नर से आता है तो उसे उसका जवाब देना होता है। 1983 में ही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास आँखों के कॉर्निया के पैवनकारी के हवाले से सवाल आया था और उस वक्त जय्यद उलमाए किराम जो कौंसिल के अरकान थे, मेंबरान थे, उन्होंने इस पर गौर व ख़ौज़ किया और उस पर उन्होंने राय दी कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन जो है ये दुरुस्त है और इसको करना चाहिए और एतिया आज़ा में से सबसे पहले आँखों के एतिया ही की बात हुई थी। तो ये कौंसिल की रिपोर्ट्स पर मौजूद है। उसके बाद 92 में फिर ये मसला कौंसिल में ज़ेर बहस आया आज़ा के एतिया के हवाले से। उस वक्त भी कौंसिल के जो उस वक्त मेंबरान थे उनकी भी मजमूई राय ये थी कि इंसानी फ़लाह के पेश नज़र ऐसा किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन इसको कारोबार बनने से रोकना चाहिए। फिर 2000 में ये मसला आया और उसमें भी इस पर बहस हुई, गुफ्तगू हुई और उस वक्त भी कौंसिल ने पॉजिटिव इस पर जो है वह अपना वो दिया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है दीनी जमातों का, मजहबी जमातों का इसमें रोल या किरदार, तो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अभी हुकूक़ निस्वां बिल के हवाले से जो बात कौंसिल में आई और कौंसिल ने उस पर जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन इतना मुअस्सर ना होता अगर मजहबी जमातें उसके लिए खड़ी ना हो जाती। मजहबी जमातों ने ज़रा सा स्टैंड लिया। वो तो थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा चले जाएंगे ना सर, वो मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है। मैं अगर आपसे ये पूछ सकूं कि ये जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मौजू, इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, आप कहने के कानून साजी में उसने मदद की, मैं उन दीनी जमातों के किरदार की बात कर रहा हूँ जो मजहबी जमातें, क्या उनको लोगों को एजुकेट करने में इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि नहीं? आप दीनी जमातों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब वो चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज हो, तो फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो करारदादें इस हवाले से आ चुकी हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको असम्बली में ले जाएं, उस पर कानून साजी करवाएं और इसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो अपना किरदार अदा करें। तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि चूँकि दीनी जमातें हैं, उनकी अपने मसालिक से वाबस्तगी है और उनकी ज़ाहिर है कि कोई ना कोई आवाम में उनकी फुटिंग्स भी होती हैं, उनकी जड़ें भी होती हैं। तो आपका नहीं ख्याल कि उनको यूनियन की सतह पर अपने जितने भी अगर पेश नमाज है, किसी उसका ताल्लुक़ है किसी दीनी जमात से, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, नमाज के खुतबों में इन सारी चीज़ों को लाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और इससे यह है कि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा होगी। बाज़ उलमा ने, हमने देखा, इस पर लिखा भी है और अवेयरनेस के लिए कोशिश भी की है।
तो उनकी कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। और मजहबी जमातों के हवाले से अगर हम बात करें तो मिली यकजहती कौंसिल के जो मौजूदा चेयरमैन हैं साहबजादा ज़ुबैर, उन्होंने इस पर किताब भी लिखी और सेमिनार्स में भी उन्होंने ये बात कही और हर फोरम पे इस बात को उन्होंने उठाया। नहीं, मैं तो इसको स्ट्रीट की सतह पर लाने की बात कर रहा हूँ कि एक मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद है, वहाँ पर उसकी वाबस्तगी उसके पेश इमाम की कहीं ना कहीं है, तो वो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि नहीं? उस सिलसिले में तो मेरी तजवीज़ ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उलमा कन्वेंशन इस तरह के किए जाएं कि जिनमें इस तरह के जो मसाइल हैं, जैसे पोलियो का मसला था, ये आज़ा के डोनेशन का मसला है, इसकी पैबंदकारी का मसला है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे उलमा कन्वेंशन हो जिसमें उलमा और डॉक्टर्स भी हों, और उसमें फिर जब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सतह के उलमा उसमें आएंगे तो आई थिंक कि उसके बाद वो अपनी अपनी मसाजिद में जाकर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो पब्लिक तक ये बात बड़ी आसानी से पहुँचेगी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आँख कोई अतिया करना चाहता है, मैं कहता हूँ कि मेरी आँख अतिया कर दी जाए मेरे बादस मर्ग, तो क्या पूरी आँख निकाल ली जाएगी? क्या होता क्या प्रोसेस? नहीं, इसमें आँख निकालने में तो और सिंपल है, वो ये कि इसमें अगर ब्रेन डेथ ना हो, कार्डिक डेथ हो, यानी किसी के घर पे इंतकाल हो जाए, तो उसकी अगर आँख डोनेट करने की उसने वसीयत की है और घर वाले भी उस पर राज़ी हैं, तो आँख का ऑपरेशन होता है जिसमें आँख की एक लेयर निकाली जाती है। पूरी आँख निकालने का जो एक गलत फहमी माशरे में फैली हुई बिल्कुल गलत है। एक मामूली सा ऑपरेशन करके आँख की एक लेयर निकाली जाती है जो कि पता भी नहीं लगता, कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है। और मतलब उसमें डिसफिगरमेंट या मतलब मरने वाले की ऐसा देखने में कोई ऐसा बुरा नहीं लगता, ऐसा नहीं पता लगता कि कोई आँख निकाली गई है। अच्छा, इसमें अगर किसी को कैटरेक्ट है और उसके बावजूद उसने डोनेट की है अपनी आँख, देखिए क्या वो कॉर्निया इस काबिल है कि कैटरेक्ट के बावजूद कि उसको इस्तेमाल किया जा सके? जी, कैटरेक्ट अगर इनिशियल स्टेजेस में या बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि कैटरेक्ट अगर लंबे अरसे तक रहे तो कैटरेक्ट कॉर्निया या नर्व को भी डैमेज करता है, मतलब उसकी वजह से अगर बहुत लंबे अरसे तक रहे। लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है तो उससे कॉर्निया नॉर्मल रहता है। तो ये माहिर अमराद चश्म ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसके बारे में कैटरेक्ट देख के अपनी राय दे सकते हैं कि ये इसका कॉर्निया लिया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, किसी शख्स को अगर डायबिटीज़, तो वो क्या अपना आँख दे सकता है, कॉर्निया दे सकता है? डायबिटीज़ अगर लंबे अरसे तक है और अनकंट्रोल्ड है, अच्छे शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उससे कॉर्निया में चेंजेस आते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि उसकी कॉर्निया इस काबिल है या नहीं कि वो लग के किसी और के इस्तेमाल में आए या नहीं। अच्छा, मजबूरी तौर पे जो इंसानी आज़ा हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किस चीज़ की डिमांड है? कौन से उज़ू ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है कि भाई ये अगर हो तो लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा बचाई जा सकती है? इस वक्त किडनी फेलियर को SIUT पूरी तरह से पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। मतलब इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है कि पूरे पाकिस्तान का हर मरीज़ SIUT में गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट से आपकी मुराद है कि बिल्कुल कोई पैसे नहीं? कोई पैसा नहीं। अच्छा, इस पे खर्चा कितना है अगर वो प्राइवेटली कराए? प्राइवेट में जो इतना बहुत आइडिया तो नहीं, लेकिन जितना है कि 20 लाख से 35 लाख तक का खर्चा है। और उसके वेरी करता है डिफरेंट जी बिल्कुल, कौन सा हॉस्पिटल। उसके बाद जो है ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ ट्रांसप्लांट में बात ख़त्म नहीं हो जाती। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ के फॉलोअप और उनकी मेडिकेशन, जो कि अराउंड 10,000 रुपये महीने की मेडिकेशन होती है, वो भी SIUT जब तक मरीज़ जिंदा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो SIUT में गुर्दे का ट्रांसप्लांट तो SIUT में हो रहा है और उसको पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। उसके बाद जो इस वक्त सेकंड डिमांड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है वो है लिवर ट्रांसप्लांट, जिगर की ट्रांसप्लांटेशन। जिगर की ट्रांसप्लांटेशन के इब्तिदाई मराइल में हम मौजूद हैं, हम कुछ ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया को पाकिस्तान से, और वहाँ पर मैं कहूँ कि वहाँ क्योंकि यहाँ से भी मरीज़ वहाँ जा रहे हैं इस ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान कहीं खड़ा है? कोई मैटर करता है कि वर्ल्ड ओवर अगर बात की जाए तो? अगर वर्ल्ड ओवर में इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो नहीं, बहुत नीचे है अभी पाकिस्तान, बहुत पीछे है। और ये दुनिया भर में जो डिसीज ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम कामयाब हुए हैं उनमें बुनियादी तौर पे वही मुल्क कामयाब हुए हैं जब डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन। चलिए, इसमें अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नंबर ज़रा नीचे है, तो उसमें सबब क्या है? यहाँ पर क्या लोग इस तरह के नहीं हैं या टेक्नोलॉजी नहीं है? नहीं, देखिए बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी कहा, एक तो टेक्नोलॉजी, ओवरऑल मुल्क के हालात, माशी हालात मुल्क के हैं वो है। दूसरी चीज़ ये है, जो बुनियादी चीज़ है वो है दुनिया भर में जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चले हैं, वो आप स्पेन ले लें, सऊदी अरब ले लें, ईरान ले लें, मलेशिया ले लें, इंडोनेशिया, हर जगह डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट किया गया। और यानी कि बाद मर्ग अतिया जो आते हैं उससे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कामयाब होते हैं। ठीक है, दुनिया भर में जहाँ ज़्यादा प्लेज किया गया, ज़्यादा लोगों ने दिया गया, मरने के बाद अपने दिया गया, वहाँ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कामयाब हुए। ये सारे स्टैटिक्स मौजूद हैं। ठीक है। जनाब सिराज अमजदी साहब, सर ये फरमाइए आप कि श्रीलंका इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है
कॉर्निया की डोनेशन में वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉर्निया डोनेट किया जाता है और वो फिर सारी दुनिया में वो दिया जाता है। पाकिस्तान में ये अवेयरनेस हम क्यों नहीं पैदा कर सकते लोगों में? अभी आपने इस सिलसिले के अंदर मजहबी जमातों की बात की। इंसानी आज़ा के अतिये का कानून जो है हमारे मुल्क में 12 साल तक असम्बली के अंदर पड़ा रहा और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस कानून की राह में रुकावट जो है अरकान असम्बली थे, दीनी जमातें नहीं थीं। ये इस कानून के साथ जिस तरीके से लोगों ने जद्दोजहद की है, माफिया यानी यहाँ हमारे मुल्क में इतना ताकतवर है कि उसने अरकान असम्बली को इस ड्यूटी के ऊपर लगाए रखा, जबकि दीगर इस्लामी ममालिक जिनका भी यहाँ पर तस्करा किया गया है वहाँ पर हमारे से कहीं बहुत पहले ये अतिये का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत कामयाबी से जारी है। और हम जो अपने आप को पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस इस्लाम के किले के अंदर इस कानून को मंजूर कराने के लिए असम्बली में 12 साल लग जाते हैं और उसकी सबसे अफसोसनाक वजह ये होती है कि बाअसर अरकान असम्बली अपने ग्रुप्स के दबाव की बुनियाद के ऊपर इसको सर्दखानी की नज़र किए रहे। और तो इसमें थोड़ा सा मुझे समझाएंगे आपके उनका फ़ायदा क्या है इसको डिले करने का? उनका फ़ायदा या नुकसान क्या है उनको ये कानून अगर बन जाता है? देखिए, मुल्क में इस वक्त जो अतायत मौजूद है उसके पीछे हमारे सियासी रहनुमा, अरकान असम्बली, ये जो पूरे मुल्क में इस वक्त अतायत फैली हुई है, इसके पीछे ये बाअसर लोग हैंगे। और इसी वजह से आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि उन लोगों को क्या फ़ायदा, वो सारे इस माफिया के किसी न किसी हवाले से सरपरस्त हैं। जिस तरीके से अभी ज़रब ऑपरेशन चल रहा है, हमारे यहाँ तो अलमिया यह है कि तिब्बी जराइम के लिए कोई कानूनी मौजूद नहीं है। अगर आप अपने मुल्क की अदालती तारीख़ में उठा कर देखें तिब्बी जराइम के ऊपर, तो तिब्बी जराइम के ऊपर कोई कानून साजी न होने की बुनियाद के ऊपर न कोई ऐसे फ़ैसले हैं। मेरा ख़्याल बमुश्किल अदालती फ़ैसलों की अगर आप तफसील में जाएंगे तो चंद जो दर्जन भर भी नहीं है उनके फ़ैसले आ सकेंगे, और वो भी किस तरीके से आ सके हैं वो एक अलग रुदाद है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। एक छोटे से ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, बात हो रही है आज आज़ा के अतिया के हवाले से कि अतिया किए जा सकते हैं इंसानी आज़ा बादज़बर ख़ास तौर से कि नहीं। सर, ये हमने बात की। मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि अगर कोई साहब पैसे लेकर ये काम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में ही वो कह रहे हैं मेरा एक गुर्दा ले लो, मुझे इतने पैसे दे दो, ये किस हद तक इस्लाम में जायज़ है? किसी हद तक भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि इंसान को अपने जिस्म के आज़ा फ़रोख्त करने की इजाज़त कहीं नहीं दी गई। और अगर ऐसा फ़र्ज़ कीजिए किसी दौर में कोई इज्तिहाद करके अपने तौर पे ऐसा कर डाले तो उसका नतीजा ये होगा कि इंसान जो है वो एक बाज़ार की जिन्स बन जाएगी और लोग बिकने लगेंगे और कुल्हाड़ियों से इंसानों को काट काट के उनके आज़ा बाज़ार में इसी तरह टांगे हुए नज़र आएंगे जैसे आप बकरे का गोश्त देखते हैं बाज़ार में लटका हुआ होता है। तो इससे बचाने के लिए निहायत ज़रूरी है कि इस पर शिद्दत से अमल दरामद किया जाए और जो कानून साजी पाकिस्तान में हो चुकी है उस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि इंसान की जो तकरीम है, उसकी जो इंसानियत के एतबार से उसकी जो इज़्ज़त और करामत है वो बरकरार रहे और वो एक जिनसे फ़रोख्त नहीं बन जाए। कोई आदमी अपनी मजबूरी ज़ाहिर करता है, वो कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास इतना कर्जा मेरे पास चढ़ा हुआ है, या मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पैसे आने का, तो मैं अगर ये करता हूँ तो वो बहालत मजबूरी कर रहा है। अब उस ऐसे शख्स के लिए कि जो बहालत मजबूरी कर रहा है, अब इस्लाम भी आप बहुत सारी हराम चीज़ों को हलाल करार मतलब उसको गुंजाइश दे देता है खाने की कि अगर कहत पड़ा हुआ है,
तो क्या इस तरह की कोई गुंजाइश उसके लिए निकलती है कि ऐसे शख्स के लिए कि जो ऐसे शख्स की मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी नहीं है, 2 वक्त के खाने को भी नहीं है, अब मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि मैं सुसाइड कर लूँ, अपने आप को मार डालूँ, ख़ुदकुशी कर लूँ, या दूसरी सूरत ये है कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊँ, भीख मांगूँ और ये करूँ। तो क्या हम उसको ख़ुदकुशी की इजाज़त देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे, इसलिए कि हम ये कहेंगे कि ख़ुदकुशी हराम फ़ेल है। जिस तरह ख़ुदकुशी फ़ेल हराम है, इसी तरह कितनी भी शदीद मजबूरी क्यों ना हो, अपने जिस्म के आज़ा को फ़रोख्त करना ये भी उसी हुर्मत के ज़ुमरे में आता है। और हमारा मुआशरा जो है इतना गया गुज़रा मुआशरा नहीं है कि मुआशरे में कोई आदमी इतना गिर जाए मुआशी एतबार से और लोग उसको सपोर्ट ना करें। शायद पूरे गांव ये काम कर रहे हैं पंजाब में, पूरे गांव, मतलब उन्होंने अपना गुर्दा बेच दिया अपना कर्जा उतारने के लिए। वो जो लोग ये काम कर रहे हैं, हर दूसरे आदमी का गुर्दा कटा हुआ है वहाँ पे, ऐसा पूरा गांव मौजूद है। मैं नाम इसको नहीं लेना चाहता। जो बात है वो अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, जब इसका भी सर्वे हुआ था उस केस के दौरान जो फेडरल शरीयत कोर्ट में चल रहा था, तो मालूम ये हुआ कि वो लोग अज़ खुद ये काम नहीं करते, एजेंट्स हैं मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के, जो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको तरगीब देते हैं कि आपका कर्ज़ा उतर जाएगा, आपके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, आप एक गुर्दा बेच दें तो क्या फ़र्क पड़ता। ये नहीं कि अज़ खुद लोग गुर्दे बेचने के लिए लाइन लगाए कहीं खड़े हुए हैं, उनको बाकायदा काउंसलिंग होती है, इसके लिए तैयार किया जाता है, और फिर उनके गुर्दे दरमियान के जो एजेंट हैं वो फ़रोख्त करते हैं। वो गुर्दे वाले को तो शायद 1 लाख रुपए ना मिलते हों, और वो जो बेचने वाला है वो मैक्सिमम अमाउंट तो वो हासिल कर रहा होता है और कमा रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग मजबूर हो गए हैं गुर्दे बेचने पर, बल्कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है, वो माफिया उनको मजबूर कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये अगर इस तरीके से फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, उसमें डॉक्टर भी बहुत सारे, जाहिर है कि बग़ैर डॉक्टर की मदद के तो ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी का गुर्दा किसी के लग जाए, ये कोई मैकेनिक तो कर नहीं सकता, ये डॉक्टर ही करेगा। ऐसे डॉक्टर जो इस तरह के काम में मुलव्विस हैं, कोई आपकी तंजीम है, PM है, वो उसमें कोई एक्शन लेती है, कोई किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है या मुतालबा करती है हुकूमत से कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो? देखिए, इस पर लॉ तो मौजूद है। 2010 में एक लॉ, पहले भी अर्ज़ के मौलाना साहब की काविशों से और SIUT में मिलकर एक लॉ पास हुआ असेंबली में कि जी आज़ा की खरीदो फ़रोख्त जुर्म है। तो ये तो बिल्कुल भी एक लॉ मौजूद है। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हमारे मुल्क में जो हालात हैं उसमें ना होने की वजह से अभी भी ये कारोबार जारी है। लेकिन ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले कोई लॉ मौजूद नहीं था फ़ॉरेन कंट्रीज से स्पेशली। लेकिन मैं इस पे इजाफा करूँगा कि वो ये कारोबार कम हो गया है, लेकिन रेट बढ़ गए हैं जी। अच्छा जी, ये बात। इसमें एक सवाल और मैं आपसे करूँगा कि बैरून मुल्क से बहुत सारे लोग आते हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पर वो गुर्दा ख़रीद कर अपना ट्रांसप्लांटेशन करा कर चले जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है उस लॉ की मौजूदगी में? नहीं, बात वही आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ नहीं है। हम सिग्नल तोड़ते हैं तो हमें पुलिस वाले आजकल खड़े होते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं, मेन रोड पे कोई नहीं रोक रहा, लॉ मौजूद है। असल में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अगर नहीं होगी तो ये हालात रहेंगे। लेकिन जैसे मौलाना साहब ने अब कम तो हो गया है, लेकिन अब रेट बढ़ चुके हैं। अच्छा, एक फैमिली है, फैमिली मुतासिर है, एक बाप है वो बेटे को देना चाहता है, या बेटा अपना गुर्दा बाप को देना चाहता है, इसमें क्या इम्कानात हैं और इसमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप उन पेशेंट्स को? अगर बाप अपने बेटे को देना चाहता है या कोई फैमिली मेम्बर जो कि अपना ब्लड रिलेशन साबित करना चाहता है, मसलन कोई कज़न है, मामू हैं, चचा हैं, या अपना रिलेशन साबित कर देते हैं पेपर्स के थ्रू, तो ये इसमें कोई क़बाहत नहीं है और ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। इसमें हम दोनों तरह से रिलैक्स रहते हैं। लेकिन अगर आपसे वो रिक्वेस्ट करता है कोई आके पेशेंट के आप अरेंज करें गुर्दा, मैं इस वक्त मर रहा हूँ, तो आप सिर्फ ये डोनेशन का इंतजार करते हैं? उसका वाहिद तरीका है, हमारे पास एक नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं लिवर और किडनी के लिए जिनके पास डोनर नहीं है, या तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा या फैमिली में कोई है ही नहीं। मसलन एक बच्चा है, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वालिद की डेथ हो चुकी है, माँ को शुगर है और मसाइल हैं, और कोई भाई बहन बड़ा नहीं है, कोई रिश्तेदार आगे आने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में इसको हम नो डोनर कहते हैं। ऐसी सूरत में वाहिद जो हम अपील बार बार कर रहे हैं वो डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम अगर शुरू हो जाए तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी बचा सकते। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि मुझे बताइए कि एक आदमी ने अपना गुर्दा डोनेट कर दिया, वो भी ज़िंदा है और वो भी ज़िंदा है जिसको डोनेट किया, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर मुरतब होता है उस डोनेशन से? डोनेशन से, गुर्दा देने से, जिगर का टुकड़ा देने से कोई ज़िंदगी पे असर मुरतब नहीं होता। इसके लिए मतलब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल रहती है? उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। और इसके मतलब अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लोग मौजूद ना हो। आपके माशरे में
हॉस्पिटल्स में आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने गुर्दे दे चुके हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। इवन एथलीट हैं ओलंपिक अपने मुख्तलिफ गेम्स में शिरकत कर चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं, उनकी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे डोनर्स ने एज ए एथलीट मेडल जीते हैं। तो मतलब उसकी लाइफ बाद अज़ मर्ग कोई अगर आप निकालते हैं तो मिसाल के तौर पे कोई आदमी वसीयत करके जाता है कि भाई मेरा आप गुर्दा ले लीजिए मेरे इंतकाल के बाद, या मेरा कॉर्निया ले लीजिए, कितना टाइम आपको चाहिए उसको प्रिजर्व करने के लिए, या कितनी देर के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं कि आप दूसरे किसी मरीज़ को ट्रांसप्लांट करें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल और बहुत रेलिवेंट सवाल किया है। इसमें दो तरह के डेथ होती हैं, एक ब्रेन डेथ होती है, कार्डिक डेथ। कार्डिक डेथ का मतलब है दिल की धड़कन रुक जाना। ऐसे शख्स के आज़ा को लेकर सिवाय कॉर्निया के और आज़ा को लेकर दूसरे इंसान में लगाने का 20 से 25 मिनट का टाइम होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी सूरत है ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, जहाँ से हमें सांस लेने का ऑर्डर मिल रहा है इंसान को। वो हिस्सा किसी भी वजह से, चोट लगने की वजह से, वहाँ के खून की रग जम जाने की वजह से, खून की रग फट जाने की वजह से, वो अगर हिस्सा मर जाए, इसको ब्रेन डेथ कहते हैं। ऐसे मरीज़ को बर वक्त वेंटिलेटर मिल जाए और उसको ज़ाहिर सी बात है फेफड़े सांस नहीं ले रहे क्योंकि ब्रेन से हुक्म नहीं आ रहा, दिमाग से हुक्म नहीं आ रहा, तो मशीन करेगी काम फेफड़ों का और फेफड़े दिल को ऑक्सीजन पहुंचाते रहेंगे। मशीन के ज़रिए दिल को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, दिल धड़कता रहेगा। जब दिल धड़कता रहेगा तो हर आज़ा को खून मिलता रहेगा। ऐसी सूरत में आज़ा काम के होते हैं, लेकिन इंसान मजहबी एतबार से भी और मेडिकल के एतबार से भी उसकी डेथ हो गई। इसको प्रिजर्व कितनी देर कर सकते हैं आप किसी का गुर्दा निकालने के बाद? इनको हम स्पेसिफिक किस्म का केमिकल होता है, उसमें इसको प्रिजर्व करते हैं। इसमें 24 से 48 घंटे तक प्रिजर्व किया जा सकता है। उसके ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है ऑर्गन की। अच्छा, उसकी वर्किंग पे फर्क जी। मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर वाज़े करना चाहूँगा कि ब्रेन डेथ का वाज़े होना बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। अगर किसी शख्स की दिमागी मौत हो जाए, यानी कि दिमाग मर जाए और दिल धड़कता रहे और वेंटिलेटर में मौजूद हो, इसको ब्रेन डेथ कहते हैं। और इसका फैसला 6 डॉक्टरों की टीम करती है, एक डॉक्टर नहीं करता। उस शख्स के आज़ा घर वाले इजाज़त दें तो वो लेके आप किसी को लगा सकते हैं। अच्छा, घर वाले, फिर ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या घर वालों की इजाज़त, मरीज़ ने तो इजाज़त नहीं दी, क्या घर वालों की इजाज़त से ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, या उसका गुर्दा निकाला जा सकता है, या कोई भी उज़ू उसका निकाला जा सकता है? ये असल में ये बात तयशुदा है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनका भी मकसद ये है कि मरने वाले ने वसीयत की थी कि मेरे आज़ा जो हैं दे दिए, बगैर उसकी वसीयत के नहीं, बगैर वसीयत के नहीं, बगैर वसीयत के ये जायज़ नहीं है। जब तक वो खुद आदमी वसीयत करके नहीं डॉक्टर अपने तौर पे ये सोचता है कि भाई ये तो मर गया, अब मैं इसके आज़ा निकाल के, अगर इस बात की इजाज़त, नीयत सही है, उसमें क्या सूरत बनेगी? अगर इस बात की इजाज़त हो तो मैं समझता हूँ कि ये मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स जो हैं किसी के आज़ा न बचें और डॉक्टर निकाल के बेच बाच के और चले जाएं। अच्छा, वही करप्शन का इम्कान है? करप्शन का 100% इम्कान है, इसलिए इस बात पे जोर दिया जाता है। और डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब को जो क्रेडिट जाता है वो इसी बात का है कि वो इसी बात पर फाइट कर रहे हैं कि डोनर ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, वसीयत मौजूद होनी चाहिए। अगर मरने के बाद वो कहता है मेरे निकाले जाएँ, वसीयत होनी चाहिए उसकी तरफ और उसका कोई सबूत होना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ये तय करे उसकी ब्रेन डेथ के मौके पर कि इसके आज़ा ऐसे हैं कि लगाए भी जा सकते हैं, और जिनको लगाने हैं वो पेशेंट भी मौजूद हों तो उनके लिए वो लिए जाएं और फिर उन पेशेंट्स में उनको ट्रांसप्लांट किया जाए। तो ये कंडीशनल। सिराज अमजदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मौलाना साहब ने अच्छी बात की कि वसीयत की हो। अब जैसे मुझे नहीं पता कि मेरी ब्रेन डेथ होगी या नहीं होगी, कि मैं बिस्तर पे मेरी डेथ होगी या ब्रेन डेथ होगी, उसका सोल्यूशन दुनिया भर में ये है कि प्लेज कार्ड बनाया जाता है। प्लेज कार्ड होता है जिसमें, जो कि हर इंसान के पास मौजूद होता है। ये एक प्लेज कार्ड, जैसे मैंने अपना प्लेज कार्ड ये भरा हुआ है। अच्छा, ये आपने बनाया, इसको ज़रा फोकस कीजिए। इसको फोकस, ये प्लेज कार्ड अगर हम फिल कर देते हैं और ये हमारे पास वॉलेट में मौजूद होता है, और अगर किसी की ब्रेन डेथ होती है तो इस प्लेज कार्ड के थ्रू ये पता लग जाएगा ये इंसान अपनी ज़िंदगी में देना चाहता था, उसने वसीयत कर दी है। ये वसीयत एक करता है। लेकिन अगर उसकी डेथ घर पे हुई है और आप कह रहे हैं कि इसमें ड्यूरेशन बहुत काउंट करता है, तो क्या मुमकिन है कि उसको घर से आप राब्ता करेंगे तो 4, 6, 8, 10 घंटे गुजर जाते हैं? ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए यूरोप में भी कार्डिक डेथ के बाद ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पे भी बहुत कम रेशो है सक्सेस का। तो ये तो अभी तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन है, ब्रेन डेथ के बाद मुमकिन है। अच्छा, कितना इनकरेजिंग है अब लोगों में, आप क्या समझते हैं कि रुझान कितनी शरह से आगे बढ़ रहा है ये डोनेट करने का? प्लेज करने का रुझान डेफिनेटली जैसे जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स मीडिया के थ्रू, उलमा हज़रात के थ्रू बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। हम मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। मैं अच्छा, इस सिलसिले में एक तल्ख हकीकत है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि 1983 से
SIOT ये काम कर रहा है और 1983 से ही ये काउंसलिंग का काम भी हो रहा है कि लोग गुर्दे अपने वसीयत करें उसके लिए। अब तक 1983 से लेकर अब तक सिर्फ 5 डोनर ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि बाद अज़ मर्ग हमारे आज़ा जो हैं वो आप लेके लगा दीजिएगा। 5 ऐसे ही है ना जी। इसमें कोई इजाफा अब तक नहीं हो सका। कहा यह जाता है कि शायद इसमें मजहबी उनसर शामिल है और मजहबी लोग जो हैं शायद जो वरसा हैं वो नहीं होने देते, अगर वरसा नहीं होना देते, वसीयत भी है उसके बावजूद। वरसा ये कहते हैं कि ये जो डेड बॉडी है ये मतलब चीर फाड़ के डॉक्टर रख देंगे और इसकी इंसानियत की जो इज़्ज़त और एहतराम है और वक़ार है। अब डॉक्टर साहब इसके अंदर ये तो अपनी जगह पहलू है, लेकिन वो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वसीयत भी है और मेरी डेथ हो गई है और ड्यूरेशन आपके पास कितना है कि मेरे घर वाले आपको बताएंगे, आप आएंगे, 6, 7, 8 घंटे गुजर गए तो वो वसीयत भी बेकार हो गई। अगर ब्रेन डेथ हुई है और वेंटिलेटर पे हैं तो वो तो हॉस्पिटल में अगर हुए ना, घर पे अगर है नहीं, मैंने आपसे पहले भी और किसी एक्सीडेंटल है तो वो 2, 3, 4, 5 अगर ब्रेन डेथ हो गई और वेंटिलेटर नहीं मिला तो यकीनन कुछ देर बाद दिल भी रुक जाएगा। जब दिल भी रुक गया तो आज़ा को खून मिलना रुक जाएगा। ऐसी सूरत में आज़ा काम के नहीं रहते, वसीयत के बावजूद। सिराज अहमदी, आप ये बताइए कि इसमें मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ आपसे कि मीडिया इसमें जो रोल प्ले करना चाहता है या करने नहीं दिया जाता मीडिया को रोल प्ले, अपनी मजबूरियों की वजह से, कमर्शियल्स की वजह से बहुत सारी, क्या करना क्या चाहिए हमें, क्या रास्ता निकालना चाहिए? आदिल साहब देखिए, अतिया खून तो इससे बहुत पहले की बात है, लेकिन ये भी हमारा कौमी अलमिया है कि अतिया खून हमारे यहाँ उस मिक़दार के अंदर नहीं मुल्क में मौजूद होता है जिस मिक़दार में उसकी ज़रूरत है, और ये रोज़ का मामूल है। ये जो खून की तिजारत हो रही है उसकी भी एक वजह यही है कि अतिया खून का जो रुझान होना चाहिए, हालांकि इसके लिए भी बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन अब तो इसमें तो रुझान है लोगों का, उसमें शरह खासी बेहतर है। जब माजी से अगर कंपेयर करें 20-25 साल पहले, आज शरह तो बहुत बेहतर है। डॉक्टर मुदस्सिर मेरी बात की तस्दीक करेंगे, क्योंकि SIOT वो वाहिद इदारा है मुल्क का जिसके प्रीमिसेस में जाने के बाद मरीज़ से 1 पैसा नहीं तलब किया जाता है। ठीक है, लेकिन मरीज़ को जो ब्लड की ज़रूरत होती है वो उसको ख़ुद मैनेज करना होता है, और इनकी यहाँ जिस हसास नौइयत के ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर मरीज़ को 1-2 पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है, बसा औकात 20-20, 24-24, 25-25 बोतलों की ज़रूरत होती है, और उसके लिए उसके वुर्सा को किन तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो आए रोज़ का मसला है कि अपील की जा रही होती है, सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा होता है, जब जाकर कहीं खून के अतिये का मामला जो है वो बन पाता है। अवेयरनेस की उसमें मीडिया का रोल वो नहीं है जो होना चाहिए। अगर मुझे इजाज़त है तो मैं मीडिया के हवाले से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए, मीडिया को तो ये करना चाहिए कि इसको अवेयरनेस को आम किया जाए, लेकिन उस अभी एक सेमिनार SIOT में हुआ था जिसे हमने देखा और अटेंड किया, तो उसमें ये बड़ी एक अजीब बात सामने आई कि अगर उन्हें पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक इश्तिहार भी चलाना होता है तो मीडिया वाले उसकी पूरी कीमत वसूल करते हैं, 3 मिनट का इश्तिहार हो या चंद सेकंड का इश्तिहार हो। यानी अब तक मीडिया की तरफ से ये ऑफ़र नहीं हुई है ऐसे इदारों को जो फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं कि अगर आप इस हवाले से कोई काम करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके इश्तिहार चला देंगे, हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे, आपके दस्तो बाजू बनेंगे, और पब्लिक को जिस तरह और टॉक्स होती हैं टीवीज़ पर, इस पर भी टॉक्स होनी चाहिए। देखना आपने कितना अच्छा इकदाम किया कि एक आपने इसका प्रोग्राम का एक आगाज़ कर दिया, तो इस तरह की टॉक्स अगर टीवी पर हों, यानी सुबह आप देखिए तो फजूल किस्म के प्रोग्राम, शाम में भी बेतहाशा रेटिंग हो रही होती है, रेटिंग के लिए काम हो रहा होता है, पैसे कम। अच्छा, मैं एक और मीडिया को ये करना चाहिए। मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान को मैं कंपेयर करूँ दूसरे इस्लामी ममालिक से, पाकिस्तान को आप कहाँ इस हवाले से खड़ा देखते हैं? आगे है पाकिस्तान दूसरे इस्लामी ममालिक से? हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारे काम देर से शुरू किए हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत में कहता हूँ कि हो रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ईरान और इस तरह के और कंट्रीज़ में ये ट्रांसप्लांटेशन का काम बहुत पहले हो गया था। डोनर की मैं बात करूँगी, कितना ट्रेंड है लोगों में डोनर्स के एतबार से आप देखें तो जितना जानिसारी का जज्बा पाकिस्तानी कौम में है और किसी में नहीं है। वहाँ डोनर्स की बुनियाद पे नहीं चल रहा है, वहाँ तो वही
बिज़नेस की बुनियाद पे चल रहा है ज़्यादातर। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप देखते हैं, अभी आपने भी कहा कि लोग पाकिस्तान आते हैं और ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं। क्यों? कि वहाँ महंगा है, यहाँ उन्हें सस्ते में मिल जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान में डोनेशन की रेशो दूसरे ममालिक से ज़्यादा है। ताहम ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी वो वाला डोनर सामने नहीं आया कि जो वसीयत करके जा रहा हो कि मेरे मरने के बाद आप मेरे आज़ा जो हैं ले सकते। ब्लड रिलेटिव डोनर तो मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना % लोगों में आप अब तक शऊर उजागर कर सकें इस हवाले से कि भाई अगर आप एक गुर्दा दे देते हैं, अगर आप ये टुकड़ा दे देते हैं जिगर का अपना, तो उससे कुछ नहीं होता, आपके नुकसान, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल रहती है। कितने % आप समझते हैं कि आप लोगों को ये समझा सके हैं और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया? देखिए, इसमें जो बुनियादी रिस्पॉन्स है, जो कि लोगों का रिस्पॉन्स आता है, वो बिल्कुल नेचुरल फैक्ट है कि जब अपने में पड़ती है तो इंसान फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है। मसलन किसी के रिलेटिव को ज़रूरत है तो उस वक्त वो आगे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उसमें भी मैं आपको एक थोड़ी सी दिलचस्प बात बताऊं कि जो मेरा तजुर्बा हुआ कि ख़वातीन को डोनेट करने में, लिविंग डोनर की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा आगे नहीं आते। अच्छा, हाँ, ये एक मेरा तजुर्बा हुआ लेबर में भी। और मतलब अगर कोई मर्द है तो उसके मुकाबले में आते हैं, ख़वातीन का भी ट्रांसप्लांट होता है, कम लोग देते हैं, लेकिन कम होता है। वो जो रिस्पॉन्स होता है फैमिली का वो कम होता है। दूसरी बात है कि अगर अपने रिश्तेदार हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा होता है, लेकिन अगर जैसे मैं अभी हमारी पूरी टीम का मुख्तलिफ मसाजिद में, स्कूल कॉलेजेस में जाना हुआ और वहाँ पर हमने इस अवेयरनेस के हिसाब से बात की, तो जो रिस्पॉन्स है लोगों का, वो इंटरेस्ट तो शो कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेज के मामले में वो रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी हम पहले अपने उलमा से डिस्कस कर लें, जबकि हम उनको प्रूफ देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम इस पर सोचेंगे, और कुछ लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते हैं। और फिर मैं ये बहुत तल्ख सी बात कभी कभी कह देता हूँ कि इंटरेस्ट वो शो कर रहा होता है जिसके करीब पे गुजरा हो। हम सुबह शाम यही देख रहे हैं हॉस्पिटल में, मौलाना साहब भी हमारे आते रहते हैं, अक्सर मुलाकात रहती है, तो हम सुबह शाम लोगों को मरते देख रहे हैं, जवानों को अपने सामने। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितना आप मतलब डोनेशन आपको रिक्वायर्ड है, मैं अब पैसों के टर्म में बात कर रहा हूँ कि कितना खर्चा आप कह रहे हैं, 25-30 लाख एक ऑपरेशन पे खर्चा बाहर अगर हो रहा है, तो अगर उसकी कमर्शियल वैल्यू निकाली जाए तो फिर कम से कम 15 लाख तो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट खर्चा हो रहा होगा ना, बाकी वो कमा रहे होंगे पैसे। तो ये 15 लाख एक पेशेंट पे आप खर्च कर रहे हैं, कितने पेशेंट आप महीने में जो हैं वो आप उनको ट्रीट करते हैं? और दूसरी बात ये कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी डोनेशन के हवाले से? देखिए, हमारे 15 लाख का खर्चा नहीं है, हमारा खर्चा ट्रांसप्लांट पे ख़त्म नहीं होता। SIUT का खर्चा ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर जारी रहता है, यानी जब तक वो मरीज़ ज़िंदा है, उसको खांसी भी अगर आएगी तो वो SIUT में इलाज होगा उसका। उसकी महीने की दवा जो कि काफ़ी महंगी होती है, अगर प्राइवेटली कोई ख़रीदता है, वो भी SIUT से ज़िंदगी भर की दी जाती है। उसके अगर कोई टेस्ट हैं जो कि हर महीने हो रहे होते हैं, शुरू में तो हर हफ्ते हो रहे होते हैं, फिर वो हर महीने हो रहे होते हैं, वो टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज़िंदगी भर उसके होते हैं। और इसके अलावा अगर उसके कोई सोशल इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमने ट्रांसप्लांट SIUT की पॉलिसी है कि ट्रांसप्लांट हो गया तो वो मरीज़ SIUT का। अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं उन्हें रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है या घर के हालात गंदे हैं, तो वो भी कुछ मरीज़ों का SIUT की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है कि उनको सफाई में रखना है, क्योंकि अगर वो सफाई में नहीं रहेंगे तो फिर बार बार बीमार होंगे, फिर वो SIUT के ऊपर आएंगे। तो हमारा जो बर्डन है वो मोर देन 15 लाख है पर पेशेंट। तो हमारे यहाँ तकरीबन अगर आप रफली भी लगाएं तो पर डे 1 से 2 ट्रांसप्लांट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से आपकी तरफ आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत नाकाफ़ी है, एक इदारा सिर्फ काम कर रहा है और पूरे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। तो कितने इदारे इस तरह के आपके ख्याल में मज़ीद होने चाहिए, या सरकारी सतह पर या प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि इस तरह के मज़ीद इदारे कितने कायम होने चाहिए? इसमें अदीब साहब एक अच्छा स्टेटमेंट अदीब रिजवी साहब देते हैं कि कराची में अगर ऐसे 10 सेंटर भी बने तो कम है। सिंध में अच्छा, सिंध में अगर 10 सेंटर भी बन जाएँ तो ये कम है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख लोग सालाना आज़ा के फेलियर से मर रहे हैं। 1.5 लाख का आपका फिगर है कि 1.5 लाख? ये एक रफ एस्टिमेट है। ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की, ये एक रफ एस्टिमेट है। तो इसमें जो मर रहे हैं लोग, जाहिर है कि वो उसमें से कितने % आप तक अप्रोच कर पाते हैं? एग्जैक्टली परसेंट तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप किडनी के हवाले से रखें और लिवर के हिसाब से 10 to 20%। 20% लोग सिर्फ आपको, बाकी 80% जो है वो अप्रोच ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, अप्रोच करते भी हैं तो उस स्टेज में करते हैं जहाँ ट्रांसप्लांट का टाइम गुजर चुका होता है। मैं इस पे एक छोटा सा इजाफा करना चाहता हूँ। जी सर जी। कि SIUT है और इस तरह के इदारे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं इसके हवाले से, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी तो होने चाहिए
जो इस पर रिसर्च करें कि आखिर ये किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गया है। कुछ चंद बरस पीछे जाएं तो इतना ज़्यादा नहीं था रेशो। अब आखिर उसके असबाब और मुहर्रिकात क्या हैं और उनसे लोगों को कैसे निकाला जा सकता है। यानी ये तो एक हाल अपनी जगह है कि किसी के साथ ये मसला हो गया, आप उसको ले आए, आपने फ्री इलाज कर दिया या किसी ने डोनेट कर दिया, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है, इस पर रिसर्च करना कि इसको हम किस तरह ख़त्म करें किडनी फेलियर को। सर थैंक यू वेरी मच, आप लोग तशरीफ लाए। फाइनल कमेंट अगर आपको करना चाहें। रियाज हाजी साहब, मैं आपकी विसातत से आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि SIUT आपके मुल्क में तिब के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह का वो इदारा है कि जहाँ पर सिर्फ मरीज़ों का इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ पर तहकीक का अमल भी जारी है। वरना पब्लिक सेक्टर में भी आप देख लें, जहाँ पर पैसों का मीज़ानिया नज़र आता है लेकिन वो काम नज़र नहीं आता। ये वो वाहिद इदारा है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है, लेकिन तहकीक का वो अमल जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है, वो सिर्फ आपका ये वाहिद इदारा है कि जहाँ पर मुसलसल तहकीक के ऊपर भी काम हो रहा है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि तहकीक किसी चीज़ की भी हो, उसके ऊपर एक कसी रकम खर्च होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सराज अमजदी साहब, जनाब डॉक्टर मुदस्सिर, जनाब नूर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब आप तशरीफ़ लाए, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। मैंने इसके अभी चंद पहलुओं पर बात की है, बहुत सारे ऐसे पहलू बाकी हैं कि जिस पर मज़ीद बात होनी चाहिए। कोशिश मैं करूँगा कि इस पर मैं मज़ीद बात करूँ, इसके सारे उन पहलुओं पर बात करूँ कि जिन पर बात की जानी ज़रूरी है और जिनके ज़रिए उस गुफ्तगू के ज़रिए कोई ऐसा मैसेज आप तक पहुँचे कि आप उस मामले को, कि अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन किसी ने क्रिएट किया हुआ है जहनों में लोगों के, तो वो परसेप्शन ख़त्म हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।